देखो, ऑनलाइन में एक छात्र ने कहा है कि मैम बार-बार डेटा एंट्री के लिए माँगता है एप्लीकेशन। तो देखो बेटा, ये प्रॉब्लम चल रही है इसमें और ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई, तो एप्लीकेशन ना मैं दूसरा बनवा रही हूँ। ज़्यादा नहीं, आपको 10 दिन का ही इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर आपका एप्लीकेशन एक अपडेट आएगा, तो वो अपडेट करने के बाद ये सही हो जाएगा, ठीक है? तब तक थोड़ा-सा मैनेज कर लो इस जो प्रॉब्लम हो रही है, एक बार क्लास चला लिया करो। तो ये दिक्कत है, सब में दिक्कत आ रही है, मुझे पता है, उसी के लिए मैं काम करवा भी रही हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि, ठीक है? हम लोगों ने पढ़ा स्वर संधि, और स्वर संधि में हमने क्या देखा था? हमने संधि की शुरुआत करी थी, तो हमने देखा था कि संधि हमारी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, जिसमें हमने पढ़ा था स्वर संधि। स्वर संधि में हमारी क्या होती है कि किसी स्वर का मेल किसी स्वर से होता है, और जब जो विकार उत्पन्न होता है वो हमारा स्वर संधि कहलाता है, ठीक है? दूसरा है हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में किसी स्वर का मेल किसी व्यंजन से, या किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर से, या किसी व्यंजन का मेल किसी व्यंजन से होता है, तो वो हमारी व्यंजन संधि होती है। और तीसरा था हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसी विसर्ग का मेल किसी स्वर या किसी व्यंजन से होता है, तो उससे उत्पन्न विकार हमारा विसर्ग संधि कहलाता है। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हमारी क्या होती है? तो यहाँ हम देखते हैं कि अब व्यंजन संधि को समझने के लिए आपको व्यंजन के बारे में भी थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि हमारे व्यंजन क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जब हम व्यंजन संधि पढ़ते हैं, तो क्योंकि जो संधि है, ये संधि ली है हमने संस्कृत से, और संस्कृत से ली है, तो हमारी जो संधि होती है वो परंपरागत वर्णों में अंदर होती है, यानी परंपरागत जो व्यंजन है हमारे उसमें। और परंपरागत से हमारे व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। तो यानी क से लेकर ह तक। तो जब हम क से लेकर ह तक पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि क से लेकर म तक ये व्यंजन हमारे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन को हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। ये वर्गीय व्यंजन है, तो वर्गीय व्यंजन की क्या विशेषता होती है कि यह वर्ग, ये जो व्यंजन होते हैं 25, ये वर्गों में बटे होते हैं, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग का मतलब है कि इसके अंदर 5 वर्ण है, क ख ग घ ड़। इसी तरह से सारे वर्गों के अंदर 5-5 वर्ण होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जो वर्ण हैं, ये वर्ण बने होते हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें। कि जैसे प्रथम वर्ण हम कहेंगे तो हर वर्ग का जो पहला वर्ण होगा वो क्या कहलाएगा? प्रथम वर्ण। द्वितीय वर्ण की बात करेंगे तो हर वर्ग का दूसरा वर्ण द्वितीय कहलाता है। तीसरा वर्ण तृतीय वर्ण कहलाता है। चौथा चतुर्थ वर्ण कहलाता है, और पांचवा हमारा पंचम वर्ण कहलाता है, जिसे हम अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं, ठीक है? उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, इसके अंदर हमारे ये 4 वर्ण आते हैं, य र ल व, तो इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। और बात आती है ऊष्म व्यंजन की, तो जब जिन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं, तो ये हमारे तीनों श, यानी मूर्धा श, इसमें हमारा तालु श, मूर्धा श और दंत स, और उसके बाद ह, ये चारों मिलकर हमारे क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो ये हमने पढ़ा था, वर्णमाला में जान लिया था, तो हमें इन्हीं सारी चीज़ों को फिर से दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो नियम बनते हैं वो इसी आधार पे बनेंगे, ठीक है? तो जब हम पढ़ते हैं संधि, तो व्यंजन संधि हमारी किस किस में होती है? तो जब हम व्यंजन की बात करते हैं, तो परिभाषा कहती है कि किसी व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण का मेल, अथवा किसी स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का मेल, अथवा किसी व्यंजन वर्ण के साथ किसी व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है? तो इन तीनों ही स्थिति हो जाती है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, एक नोट लिखा है कि व्यंजन का शुद्ध रूप हल वाला होता है। अगर ये आए कि व्यंजन का शुद्ध रूप कौन सा है, तो शुद्ध रूप कहें या व्यंजन का वास्तविक रूप कहें या पूर्ण व्यंजन कहें, तो पूर्ण व्यंजन के लिए मतलब कि जो अगर हम कहेंगे अपूर्ण व्यंजन, ठीक है, अपूर्ण जिसे हम आधा व्यंजन कहते हैं,
तो उसका मतलब होता है कि उसके नीचे हल लगा है। अगर हम उसे पूर्ण व्यंजन बोल रहे हैं या पूरा व्यंजन कह रहे हैं तो उसका मतलब उसमें स्वर शामिल है। ठीक है, तो ये जो हमारे कुछ शब्द हैं हमें इनका मतलब पता होना चाहिए। तो शुद्ध व्यंजन का मतलब है कि उसके अंदर हल लगा होता है, यानी उसमें स्वर शामिल नहीं होता। अब हम इसके नियम पर देखेंगे तो पहला नियम हमारे सामने यहाँ पर दिया हुआ है। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, अर्थात किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण अथवा चौथे वर्ण अथवा अंतस्थ व्यंजन से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आई आप लोगों को? आई समझ में? अरे इतना मत झूठ बोलो, नहीं आई समझ। ठीक है, इतनी आसानी से। अभी ये कैसे समझ में आएगी, इसे हम समझते हैं इसका फॉर्मूला बना के। तो जहाँ पे ये स्थान दिया हुआ है यहाँ पे आपको फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखते हैं, तो इसके नीचे आपको लिखना है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर, यानी अब देखो आपको ये पता है संधि का हमारा नियम क्या है। संधि का नियम है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण किसी द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण से मेल करता है। तो यहाँ पर जो हमारा प्रथम शब्द है उसके अंतिम वर्ण पर क्या होना चाहिए? कोई क या कोई च या कोई ट या कोई त या कोई प। तो ये अपने अपने वर्ग के प्रथम वर्ण हैं। ठीक है, इनका मेल किससे होता है? किसी तीसरे से, तीसरे वर्ण से, या किसी चौथे वर्ण से, या किसी अंतस्थ व्यंजन से। ठीक है, या किसी स्वर से। ठीक है, और इसके बाद कभी कभी ह भी आ जाता है। ठीक है, या किसी ह। तो इसका अब हमें यहाँ पे ये पता चल गया कि जो प्रथम द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है हमारा, वहाँ पे किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण हो सकता है, किसी भी वर्ग का चौथा हो सकता है, किसी भी अब अंतस्थ का कोई सा भी वर्ण हो सकता है, स्वर में कोई भी स्वर हो सकता है और ह हो सकता है। तो इनका मेल किससे होगा? किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण से। तो जब ये आपस में मेल करेंगे तो देखो इसमें भी अभी भी घुसपैठिया नियम चलेगा। मतलब दोनों वर्ण आपस में मेल करेंगे और परिवर्तन प्रथम, जो हमारा प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है उसी में आएगा। तो परिवर्तन कहाँ आता है? परिवर्तन इनमें आता है। और इनका परिवर्तन क्या होता है? ये अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाते हैं। तो क का तीसरा वर्ण कौन सा है? ग। तो ये क किस में बदल जाएगा? तीसरे ग में। च का तीसरा वर्ण क्या है? ज। ठीक है, ट का तीसरा वर्ण क्या है? ड। त का तीसरा वर्ण क्या है? द। और प का तीसरा वर्ण क्या है? प। ठीक है, तो ये अपने अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो गए। और यहाँ पर जो कुछ भी आया है वो क्या आ जाएगा? सेम टू सेम आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसको उतार लो या रुक जाओ, पहले अभी ये आपने फॉर्मूला समझा तो अभी इसी के साथ आप उदाहरण भी समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण हमारा दिया है, शब्द है हमारा दिक प्लस विजय। ये शब्द है हमारा। अब देखो इससे दिग्विजय कैसे बनता है। इसका अंतिम वर्ण क्या है हमारा? क। अब क के नीचे हल लगा है, हल लगा है तो मतलब ये क्या है? व्यंजन है। ठीक है, तो अंतिम वर्ण हमारा क आ रहा है। इसका मेल किससे हो रहा है? व से हो रहा है कि ई से हो रहा है? व बोलने वाले कितने छात्र हैं? हाथ उठाओ। बाकी सब ई बोल रहे हैं। ये बताओ ये विजय है कि ईजय है? जब आप इसे खोल के लिखोगे तो ई पहले लिखोगे कि व पहले लिखोगे? तो प्रथम स्थान पर क्या आएगा? व आएगा ना। तो मेल किससे हो रहा है? व से। तो ई क्यों बोल रहे हो?
समझ रहे हो ना आप? आपको क्या लग रहा है ये आगे से आ रहा है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? व्यंजन तो पहले है ना। तो विजय, तो इस क का मेल किससे हो रहा है? व से। अब देखो क कहाँ है? हाँ, और वह कहाँ है? यहाँ, अंतस्थ। तो इन दोनों का मेल आपस में होगा, तो ये जब आपस में मेल कर रहे हैं तो ये क अपने तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तीसरा वर्ण क्या है इसका? ग। अब यहाँ पर ये जो लिखा है हम इसको ऐसा ही लिख सकते हैं, बिल्कुल ज्यों का त्यों उतार कर। तो हमने इसको ऐसा ही रख लिया। यहाँ पर हमारे पास ये टुकड़ा बचा, तो इसको लिख लिया। अब आप कहोगे कि मैम पहले संधि में तो हल के साथ बचा करता था, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? ये वर्ण निकला ना बाहर, ये परिवर्तित हो गया, तो बचेगा तो यही टुकड़ा। अब इसको जोड़ दीजिए। जब आप इसको जोड़ोगे तो आप इसे लिखोगे, ये आ गया आधा ग हो गया, आधा ग आप ऐसे बना सकते हैं। और जब आप आधा ग ऐसे बनाएंगे तो ये बाद में जो आपका वर्ण है इसकी मात्रा ही इसको सहारा देती है, तो ये मात्रा क्योंकि आगे से लगती है तो ग के आगे से भी घूम के जाएगी ये, ठीक है। और यहाँ पे शब्द आ गया। शब्द क्या हो गया आपका? दिग्विजय। दिक माने दिशाएं, विजय माने प्राप्त करना। जो दिशाओं पर, 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे क्या कहते हैं? दिग्विजय। उतार लो, फॉर्मूला उतारो, उदाहरण उतारो, ठीक है। बात समझ में आ गई? और ध्यान रखना, अब मैं समझती हूँ कि अब आप बड़े हो गए हो। वर्णमाला में छोटे थे, स्वर में भी मैंने आपको छोटा ही समझा, और अब मैं समझती हूँ कि आप बड़े हो गए हो, तो अब मैं तेज गति से चलूंगी। आज व्यंजन संधि खत्म कर देंगे हम। अब जिनका ये हो जाए वो फिर बाद में जितने उदाहरण दिए हैं सारे उदाहरण का अभ्यास करके देख लो। ऑनलाइन में छात्र कह रहा है मैम बार बार आपका फ़ोन ऑफ क्यों हो जाता है? नहीं, मेरा फ़ोन तो कभी ऑफ नहीं होता। मैं तो कर भी नहीं सकती ऑफ अपना फ़ोन। मेरा फ़ोन अगर ऑफ चला गया तो मेरे घर में भूचाल आ जाएगा, इसलिए मैं अपना फ़ोन ऑफ नहीं कर सकती। अब ये क्या कहना चाह रहा है वह मुझे समझ में नहीं आया। ऑफिस का हो सकता है, लेकिन ऑफिस का फ़ोन ऑफ होने का तो दिखाएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आईवीआर चलता है उस पर। आपकी कॉल आती है तो आईवीआर 10 सेकंड तो आईवीआर का ही रहेगा। तो उसमें एक फ़ोन अगर ऑफ भी हो जाएगा, 2 फ़ोन आपके आईवीआर पे हैं, तो दोनों जिंदा रहेंगे, तब तक चलता रहेगा। ये कह रहे हैं नो मैम, एप्लीकेशन में लाइफ टाइम स्क्रीन ऑफ हो जाता है। वो बेटा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी एप्लीकेशन में थोड़ी सी परेशानी हो रही है, मैंने बताया है नहीं आपको पहले ही। क्या वो परेशानी अभी एप्लीकेशन, मैंने अब यही लिख दिया, एप्लीकेशन ही चेंज कर रही हूँ मैं। उसमें ये प्रॉब्लम पिछले 3-4 महीनों से बार बार आ रही थी, तो इसलिए अब उसको ख़त्म ही किया जा रहा है। एप्लीकेशन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का और सफ़र करना पड़ेगा, फिर ठीक हो जाएगा। हाँ, होता है उसमें। आप लोगों को देखने में कोई अंतर नहीं आएगा, ये मुझे पता है जो चेंज होगा। जो अंतर आया है वो मेरे बैक हैंड का अंतर रहेगा। आप लोगों को तो सिर्फ एक प्ले स्टोर पे अपडेट आएगा, आपको वो अपडेट करना है, और सारी चीज़ें जस की तस रहेंगी।
हाँ, वेबसाइट में भी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं है, कुछ हैं वो अभी आपको नहीं समझ में आ रही हूँ तो ये चीज़ है, प्रॉब्लम्स उसमें भी आ रही हैं। तो अब ये है कि मैं दूसरी जगह बना रही हूँ, उसमें iOS वाला भी बना रही हूँ, बहुत सारे छात्रों को भी, हाँ उनको प्रॉब्लम होती है तो वो भी बन रहा है। उसे iOS का आने में, उसके अपडेट होने में तो 1 महीना लगेगा, लेकिन ये एंड्रॉयड का भी हो जाएगा, क्योंकि 5 तारीख को आपका बैच होना है। तो मैंने ये टीम को बोल दिया है कि जो 5 तारीख को लाइव बैच शुरू होगा वो नए वाले एप्लीकेशन पर ही आप देना, क्योंकि फिर यहाँ पे ये है ना कि बच्चा एडमिशन लेगा अगर पुराने वाले इसमें, तो उस बच्चे को ट्रांसफ़र करना पड़ेगा उधर। ये आप लोगों ने लिख लिया ना? ठीक है, तो अब देखो समझो इसे। आगे यहाँ दिया हुआ है हमारा उदाहरण दिए हुए। अब इसमें ये देखिए, इनको अब घर जाके आपको वही प्रैक्टिस करनी है जैसे आपने स्वर के लिए की है। अब देखेंगे इसमें ये हमारा क था, तो ये यहाँ पे परिवर्तित होके क्या हो गया? ग। अब इसी तरह से दिया है वाक प्लस ईश्वर। अब ये क है, इस क का मेल किससे हो रहा है? स्वर से हो रहा है, तो ये क किस में बदल गया? ग में बदल गया। अब क्योंकि यहाँ पे ये आधा था, तो आधे को इस स्वर ने क्या कर दिया? पूरा कर दिया, तो ये तो पूरा हो गया। अब इसमें तो आधे आने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो गया? वागीश्वर हो गया। वाक माने आवाज होता है, आवाज का ईश्वर। अब जैसे शब्द दिया, मान लो आप यहाँ पे देखेंगे अच देखेंगे इससे हुआ है, ट देखेंगे आ से हुआ है, तो षडानन बन गया। अब जैसे देखिए भगवत प्लस भजन, त का मेल भ से हो रहा है, तो ये त किस में बदल गया? द में बदल गया, तो ये क्या हो गया? भगवत भजन हो गया। ऐसे ही भगवत गीता शब्द आता है, तो वहाँ पे अगर आप अलग अलग लिखते हो भगवत और फिर गीता, तब तो वो भगवत गीता होता है, लेकिन एक साथ जब बोलते हैं तो भगवद गीता हो जाता है। तो किस कारण से हुआ है? वो संधि की वजह से हुआ है। ठीक है, आगे दिया है सत प्लस भावना, तो ये त जो है किस में बदल गया? सद्भावना में हो गया। ठीक है, कल की क्लास में कुछ बच्चे जो हैं वो पहले से ही कुछ बातें पूछ रहे थे कि ये कैसे हो गया, सद्भावना होगा या सद्भावना होगा, और ये सारी चीज़ें। तो देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ोगे ना, तो जब मैं किसी चीज़ की शुरुआत कर रही हूँ तो उसके अंत होने तक का इंतज़ार करो, और आपके दिमाग में जितने भी डाउट, जितनी भी चीज़ें, या आपने उस चीज़ को कहीं पढ़ा है, किसी दूसरी किताब से पढ़ा है, किसी दूसरे टीचर से पढ़ा है, उन सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दो। जो मैं आपको समझा रही हूँ पहले उसको समझने की कोशिश करो। तो अब देखो शब्द दिया है सत प्लस भावना, तो क्या हो गया? सद्भावना। अब कल मैंने आप लोगों को संधि विच्छेद सिखाया था, ठीक है? तो संधि विच्छेद में आपने क्या देखा कि जब हम किसी शब्द को जोड़ते हैं, संधि करते हैं, और जब हम उसको तोड़ते हैं तो वापस उसी अवस्था में आ जाते हैं जहाँ से हम चले थे। तो ऐसे ही अगर आप इन शब्दों को तोड़ने लगो, तो जैसे आपने जब इन दोनों को आपस में जोड़ा, तो इस त का मेल इस भ से हो रहा है। भ अपने वर्ग का चौथा वर्ण है, तो हमने कहा कि किसी भी प्रथम वर्ण का मेल किसी चौथे वर्ण से होगा, तो प्रथम वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जब मेल होगा तो बदल जाएगा, और जब मेल को हटाएंगे तो वापस वो अपने रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ओ ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, थोड़ा सा कपड़ा भी लग जाता है तो भी बंद हो जाता है। तो मैं आपको क्या समझा रही थी? तो बात समझ में आई आपको? तो जैसे हमने जब इसको इसके साथ मेल किया, तो ये इसका क्या हो गया? इसमें परिवर्तन हो गया। अब मान लो कि ये जो टुकड़ा है, अब ये यहाँ पे टुकड़ा है, अब इन दोनों को अगर हम अलग करते हैं, तो जब हम इसको अलग करेंगे तो ये अलग कैसे हो गया? ऐसे हो गया, सद और भावना। तो भावना शब्द पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये तो जस का तस था। लेकिन अब जो ये सद है, अब आपको इसको वापस लेके जाना है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि अरे हमको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा वर्ण है, कैसे होगा? तो कुछ नहीं, सीधी सी बात है कि ये अपने वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो यानी इसका पहला वर्ण ही तो बदला है तीसरे वर्ण में। तो ये किस वर्ग का है? त वर्ग का। तो इसका मतलब ये द किस में बदलेगा? वापस त में बदलेगा। तो ये हमारा द क्या हो जाएगा? इस द को यहाँ से हटाएंगे, वापस इसका रख देंगे सत। इस तरह से इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। व्यंजन संधि का संधि विच्छेद करना बहुत आसान है। शब्द को ऐसे ही तोड़ो,
और उसको पहले वर्ण में परिवर्तित कर दो, जो भी दिया है। अब सब में देख लो, यहाँ पे आपका सडानन दिया है, तो इसको क्या करो, यहाँ पे आप वापस अलग करेंगे, ये तो आनन, आनन तो इधर रहेगा ही। अब आपको पता है ये अपने वर्ग का तीसरा है, और इसका प्रथम क्या होगा, ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, षट हो जाएगा। बस इतना ही तो हुआ है इसमें, जो परिवर्तन हुआ है उसी परिवर्तन को वापस लेके जाना है आपको संधि विच्छेद मिल जाएगा। तो बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। तो इस तरह से सारे शब्द हो जाएंगे, ये आपको समझ में आ गया। अब आता है हमारा दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ये कह रहा है कि जो पहला वर्ण है हमारा वो पांचवें में कैसे, देखो परिभाषा क्या कहती है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण का मेल किसी पंचमाक्षर से होता है, ठीक है, पंचमाक्षर वर्ण से, तो उसके स्थान पर उस वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। अब ये क्या कह रहा है, इसको समझने के लिए हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा जिससे हम समझ पाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है, हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैं समझाऊंगी आपको, जो हमारा पहला वर्ण है इसमें क्या होगा, क्या अंतर होगा। हमारा ये पहला वर्ण है, ठीक है, और यहाँ से ये सब मेल नहीं करेंगे, इनका मेल किससे होगा, पंचमाक्षर से। और ये तीसरे वर्ग में परिवर्तन नहीं होगा, तो ये किसमें वर्ग में परिवर्तन होगा वो हम देखेंगे। अब इतना समझ में आ गया, यानी कहने का मतलब है कि किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण अगर इनमें से कोई सा होगा और उसका मेल किससे होगा, किसी पंचमाक्षर से। तो पंचमाक्षर का मतलब से क्या समझते हो आप, पांचवा वर्ण। तो इसमें हमारा पांचवा वर्ण कौन कौन सा है, तो ये आपको पता है, या तो इससे, या तो इससे, या फिर आएगा हमारा इसमें तीसरा अण, या आएगा न, या आएगा म, ठीक है। अब आपको ये बात पता है कि ये है द्वितीय शब्द, और द्वितीय शब्द की शुरुआत हो रही है, तो हिंदी में इन तीन वर्णों से किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। तो बचेगा यहाँ पर क्या, न और म। तो जो शब्द की शुरुआत हो रही होगी वो किससे होगी, न और म से। तो चाहे अब जैसे किताबों में ना अलग अलग लिखा होता है, कुछ विद्वानों ने क्या लिखा है कि यदि प्रथम वर्ण का मेल किसी न और म से होता है तो ये परिणाम होगा। कुछ लिख देते हैं कि यदि प्रथम वर्ण का मेल पंचमाक्षर से होगा। तो ये आपका होता है, ये तो आपको पता है। तो मैं समझती हूँ कि याद रखने के लिए पंचमाक्षर शब्द जो है वो सबसे बेहतर है, कि अगर मान लो आप संस्कृत भी पढ़ते होंगे तो वहाँ भी मदद करेगा ये आपको, क्योंकि संस्कृत में तो ये आएगा ही। तो इसलिए हम केवल क्या रख लेते हैं, पंचमाक्षर रख लेते हैं। अब जो भी आएगा वो पंचमाक्षर होगा। तो जब इनका आपस में मेल होगा तो ये अपने अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएंगे। क का पंचमाक्षर क्या हो जाएगा, ड़। च का पंचमाक्षर क्या हो जाएगा, य। ट का पंचमाक्षर क्या हो जाएगा, ड़। त का पंचमाक्षर क्या हो जाएगा, न। और प का पंचमाक्षर क्या हो जाएगा, म। ठीक है, तो ये अपने अपने वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा, और यहाँ जो कुछ भी लिखा है वो ज्यों का त्यों आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या बन गया, ये हमारा सूत्र बन गया। ठीक है, इस सूत्र को उतारो। देखो उदाहरण देखेंगे, लिख लिया ये आप लोगों ने, देखो। मुझे एक बात का ना बड़ा अफसोस रहता है
कि सारे जैसे कोचिंग हैं, अलग अलग बैच पढ़ाते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स के हिसाब से, और अलग अलग एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे सब में एक ही चीज़। और उसके बाद भी सबका घोच पोच कर दिया है, मतलब एग्ज़ाम एक जैसा करके अलग अलग नाम से भी पढ़ाते हैं, और ये भी नहीं होता कि फिर उनके सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएं। फिर जो टेस्ट बनाते हैं उनके, वो सबके घोच पोच करके एक जगह पढ़ाते हैं, तो बच्चों में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। अब कई सारे बच्चे जो हैं अब ऑनलाइन में पूछ रहे हैं मैम कि ह होता है बेटा, हाँ ह भी होता है ना, ह भी आ जाता है। कुछ उदाहरण हैं आपके जो ह वाले भी ले रहते हैं, मैंने अभी तक नहीं डाले थे, लेकिन उसको कुछ किताबों ने अलग से नियम बना के रखा हुआ है कि क और प के साथ, तो क और प हमारा पहला ही वर्ण तो हो गया, तो के नियम ऐसा रहता है, मैंने इसलिए डाला है। नियम दिया है कि क और प के साथ अगर किसी ह का मेल करते हैं तो ये क और प अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलते हैं। तो अब ये दोनों क्या है, ये प्रथम वर्ण ही तो हैं, तो हमने पहले ही में ही लगा लिया, एक एक्स्ट्रा नियम लगाने की क्या आवश्यकता है। अगर कोई शब्द होगा तो वो इसके साथ बन जाएगा, ठीक है। हाँ, द के आगे ये अया, ठीक है, इया नहीं है, अया, ठीक है, अया होता है, इया नहीं होता। क्या इया इया बोलते हो, ठीक है। तो अब ये आ गया, चलो उदाहरण करो इसका। उदाहरण देखते हैं, जैसे शब्द दिया है हमारे पास जगत प्लस नाथ। अब देखो, या मैंने आपसे कहा था कि व्यंजन संधि आपकी वर्तनी शुद्धिकरण के दृष्टिकोण से भी होती है, तो कैसे आपकी ये वर्तनी शुद्धिकरण के दृष्टिकोण से है। जगत शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, तो इसका मेल किससे हो रहा है, न से हो रहा है। दोनों का मेल करेंगे, ये हमारा पंचमाक्षर है, ये प्रथम वर्ण है, ये प्रथम अपने ही वर्ग के पंचमाक्षर में बदलेगा, तो त का पंचमाक्षर क्या है, न, तो यहाँ पर न आ जाएगा, आधा न आ गया। यहाँ जो शब्द दिया है वो शब्द आ गया पूरा, यहाँ पर बचा हुआ टुकड़ा आ गया। अब इसको आप जोड़ देंगे, जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया, आधा न, ये आ गया नाथ, तो जगन्नाथ, तो शब्द क्या हो गया, जगन्नाथ। जब आपसे कहा जाता है, जब वर्तनी लिखने के लिए आपसे बोला जाता है कि जगन्नाथ की वर्तनी लिखो, तो अक्सर छात्र इसे जगतनाथ लिख देते हैं, वहाँ पे गलती हो जाती है, उसे सही करते हैं, बहुत बार आता है। तो अब आप आगे के लिए इसे समझ लो कि जगन्नाथ जब शब्द हम लिखते हैं जगत प्लस नाथ, तो इसमें त जो है वो न में बदल जाता है, किसके कारण, संधि के कारण, ठीक है। इसी तरह से शब्द आ जाएगा जैसे वाक प्लस मय, लिख लिया, ये उतार लीजिए इसको। देखो उदाहरण दिए हुए हैं अब आपके, जैसे दिया है वाक प्लस मय, तो ये क्या हो गया, वांग्मय हो गया। कैसे हुआ, ये जो क है ये अपने पंचमाक्षर में बदल गया, यहाँ पर वांग्मय आ गया शब्द, ठीक है। उसी तरह से जैसे शब्द दिया है यहाँ पे आ जाएगा तत् प्लस में, शायद यहाँ पे हट गया है, लास्ट में नहीं दिया ना, तो लिख लो तत् प्लस में, तो ये क्या हो गया, तन्मय हो गया। इसी तरह से सट प्लस मुख, तो सन्मुख हो गया, ठीक है। इसी तरह से जगत प्लस नाथ बना है, ये बात समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद हमारी व्यंजन संधि के यही दो नियम हैं, एक महत्वपूर्ण अगर देखें तो। अब इसके बाद आते हैं हमारे कि कुछ जो हमारे वर्ण हैं वो अलग से नियम बनाते हैं अपने लिए। तो यहाँ पर हमारे सामने आता है सबसे पहले त संबंधित नियम। त संबंधित नियम यहाँ पर दिया हुआ है। तो त वर्ण हमारा ऐसा है जो अपने साथ बहुत सारे नियम बनाता है, लगभग 5 नियम इसके अलग अलग हैं कि जो त है। तो अब जो आपने पहले वर्ण जो पढ़ा है, पहला नियम या दूसरा नियम जो पढ़ा है, अगर ये त उसके किसी भी नियम का उल्लंघन करता है तो आप ये समझना कि यह उसका अपवाद है, ठीक है। जैसे हमने अभी ये देखा कि हमारे त वर्ण का मेल अगर किसी तीसरे चौथे या किसी तीसरे चौथे या अंतस्थ से होता है तो ये अपने किस में बदलता है,
तीसरे वर्ण में बदल जाता है, द में। लेकिन अब यहाँ पे हम नियम पढ़ेंगे कि ये ज के साथ ये मेल करेगा कि हमारा इसमें आएगा च, छ, ज और झ। तो ये अपने तीसरे और चौथे के साथ मेल करने के बाद द में परिवर्तन नहीं करेगा। तो ये किस में परिवर्तन करेगा तो वो हम लिखेंगे। तो ये पहले नियम को क्या कर रहा है, काट रहा है। अब अगर ये यहाँ पर मान लो ट का आ जाए, जैसे ट, ठ, ड और ढ, तो इस तीसरे और इस चौथे के साथ तो ये वही परिवर्तन करेगा जो उस नियम में दिया है, लेकिन च वाले वर्ण के साथ ये परिवर्तन अलग तरीके से कर रहा है। तो वो नियम यहाँ पे हम कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैम ऊपर आपने बताया था फिर यह कहा क्या होगा। तो अगर ऊपर बताए हुए किसी नियम को अगर ये क्रॉस कर रहा है तभी तो ये यहाँ पर नियम दिए हैं, तो इसे आप कह सकते हो कि ऊपर वाले नियम का अपवाद कह सकते हो, ठीक है। वैसे मैं इसको अपवाद कहना उचित नहीं समझती, ये जो अलग दिया है कि क्या अपवाद कहना है, ये तो एक ही पॉइंट में आ रहा है, ठीक। तो अब हम समझेंगे त संबंधित नियम। जो ये त है इसका पहला पॉइंट आता है कि यदि त के बाद कोई च या छ दिया हो तो त किस में बदल जाता है, च में बदल जाता है। अब इसको देखो ऐसे आप याद करोगे तो ऐसे याद होना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको फॉर्मूला देती हूँ। फॉर्मूला आपने देखा और आपको याद हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि यदि त का मेल किसी च या छ से हो रहा है तब ये आपस में मेल करता है, तो ये जो त है ये किस में बदल जाता है, च में बदल जाता है। और यहाँ पे जो कुछ भी है वो ज्यों का त्यों आ जाता है। अब उदाहरण देखेंगे, जैसे शब्द दिया है हमारा उत प्लस चारण, उत प्लस चारण, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो ये हमारा त है ये मेल कर रहा है किससे, च से। तो दोनों का मेल होगा तो त किस में बदल जाएगा, च में। यहाँ पे चारण शब्द लिखा है, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। यहाँ पे क्या आ गया, ऊ आ गया। अब जोड़ दीजिए तो शब्द क्या हो गया, ये आधा च आ गया और शब्द क्या हो गया, चारण। लिख लीजिए। ऑनलाइन वाले छात्रों को मैं फिर से समझा रही हूँ, बेटा बातें मत करो, ठीक है। इतनी बकवास जो आप लोग लिख रहे हो मैं सब पढ़ रही हूँ, बस मैं बोल नहीं रही, टोक नहीं रही, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं गुस्सा ना करूँ, मैं अपने मूड को सही रखना चाहती हूँ। ये ऐसी बातें मत करो। समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ हमें ये पता चला कि जो त संबंधित पहला नियम है हमारा, इसने कहा है कि यदि त का मेल किसी च या छ से होगा तो ये त किस में बदलता है, च में बदलता है। हमने उदाहरण में देखा उत प्लस चारण, तो बराबर शब्द हमारा हुआ उच्चारण। अब इसी तरह से हमारे सामने शब्द हैं यहाँ पे, जैसे देखो जगत प्लस छाया। अब जगत त का मेल किससे हुआ, छ से, तो क्या हो गया, जगत छाया। अब ये जगत छाया शब्द वर्तनी में लिखने को आता है, तो अब याद कर लेना, आगे से याद हो जाएगा कि वर्तनी में अगर आपसे कहा जगत छाया लिखवाया तो जगत छाया ही लिखेंगे। ऐसे बच्चा सोचेगा, पेन देखा जगत छाया मतलब जगत छाया, तो ऐसे करके लिखिएगा जगत छाया करके, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि संधि लगेगी उसमें तो वो परिवर्तन होगा। ऐसे ही सत प्लस चरित्र, तो जब हम कहते हैं सच्चरित्र है कि ये सच्चरित्र, सच्चरित्र मतलब चरित्र मतलब उसका चरित्र, सत माने अच्छा, ठीक है। तो ये इससे बना है, सच्चरित्र क्या होता है, अच्छा चरित्र,
ठीक, अब इसमें आपको ये पता चलता है कि जो त है वो किससे मिलता है, च से, तो त किस में बदल जाता है, च में बदल जाता है, इसलिए ये हो जाता है। बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट आता है। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि यदि त के बाद कोई ज और झ हो तो त किस में बदल जाता है, ज में। अब इसको फॉर्मूले से समझेंगे। कह रहा है कि यदि त का मेल किससे हो रहा है, किसी ज या झ से हो रहा है, तो दोनों आपस में मेल करते हैं तो ये त बदल जाता है किसमें, ज में बदल जाता है। ठीक है, अब ज यहाँ पे हल लगाया है तो इसलिए हम हल लगाते हैं कि व्यंजन उसी में बदलेगा। यहाँ जो कुछ भी दिया है वो त्यों का त्यों आ जाएगा। तो देखो उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण दिया है हमारे सामने, जैसे उत प्लस ज्वल, ये शब्द भी आपका वर्तनी में आता है लिखने को बार बार। त का मेल किससे हो रहा है, ज से, दोनों का मेल आपस में होगा तो त किस में बदल जाएगा, ज में बदल जाएगा। यहाँ पे शब्द क्या आ गया, ज्वल आ गया, और यहाँ पर टुकड़ा बचा उ। अब इसको जोड़कर लिख देंगे, शब्द हमारा क्या हो गया, उज्ज्वल। तो आपको पता चला कि दोनों ज आधे कैसे हो गए, एक तो पहले से है ही आधा और ये भी आधा है यहाँ पे, तो आधा बनेगा, तो इसलिए दोनों ज आधे हो गए। तो उतार लो इसे, तो शब्द हमारा बन जाता है उत प्लस ज्वल। अब ये एक शब्द है उज्ज्वल, ठीक है। आपकी परीक्षा में यहाँ पर दिया हुआ है उज्ज्वल शब्द। अब इसमें कई सारे प्रश्न आते हैं। उज्ज्वल शब्द की वर्तनी ये पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा उज्ज्वल शब्द में कौन सी संधि है, उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद बताइए। आपसे पूछ सकता है कि उज्ज्वल शब्द में उपसर्ग कौन सा है। 3-4 शब्द हो गए, और आप जब इसे पूरा पढ़ लेते हैं तो उज्ज्वल शब्द जिसका अर्थ है प्रकाश युक्त या प्रकाशमय होना, और ये शब्द उत प्लस ज्वल से मिलकर बना है। उत एक उपसर्ग है, ये आपको पता चल गया। संधि विच्छेद भी पता चल गया, उत प्लस ज्वल इनसे मिलके शब्द बना उज्ज्वल, पूरा आ गया। एक ही शब्द में कितने सारे प्रश्न छिपे हुए हैं, लिख लिया ये आपने, मिटा दूं। अब देखो आगे प्रश्न दिए हुए हैं हमारे, कुछ और विकल्प दिए हैं इसमें। जैसे सत प्लस जन, तो सत प्लस जन से बना है सज्जन शब्द। अब जन माने व्यक्ति, सत माने अच्छा, तो सज्जन का मतलब क्या होता है, अच्छा व्यक्ति। तो इस शब्द में विशेषण और विशेष्य दोनों समाये हुए हैं। अब आपको यहाँ पता चलता है कि सज्जन शब्द, सच्चरित्र शब्द, ये दोनों शब्द ऐसे हैं जिनमें विशेषण विशेष्य का जोड़ा है। अब विशेषण विशेष्य का जोड़ा कैसे, देखो यहाँ पे बता देती हूँ। परीक्षा में आता है, जब आगे भविष्य में अगर स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आएंगे तो आपसे ये पूछा जा सकता है। जैसे शब्द दिया है, मान लो हमने कहा काला घोड़ा, ठीक है। अब आपसे ये पूछेगा काला घोड़ा, इसमें घोड़ा क्या है, तो ये एक संज्ञा है जो अभी विशेषण के साथ आई है, तो ये क्या कहलाएगा, विशेष्य। और विशेषण क्या है, काला, तो काला घोड़ा एक विशेषण विशेष्य का जोड़ा है। तो क्या सज्जन शब्द भी विशेषण विशेष्य का जोड़ा है, तो यह भी है। अब आपको तो दिख रहा है ये तो एक शब्द है, ये विशेषण विशेष्य का जोड़ा कैसे हो सकता है। तो आपको पता होता है जन माने व्यक्ति यानी संज्ञा, और सत माने अच्छा यानी विशेषण। तो संज्ञा और विशेषण यानी विशेषण और विशेष्य का जोड़ा, तो एक साथ संधि करके यहाँ लिख दिया। तो सज्जन शब्द में हमारा विशेषण विशेष्य का जोड़ा हो गया। अब उसी तरह से हमने जो अभी पढ़ा था सच्चरित्र, सत माने अच्छा, चरित्र माने चरित्र। अब चरित्र क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, विशेष्य बन गया। तो विशेषण विशेष्य का जोड़ा हो गया। अब इस तरह से मान लो अगर आपसे परीक्षा में ये प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से किसमें विशेषण विशेष्य का जोड़ा है, ऐसे दे दिया, और एक विकल्प दे दिया सचरित्र, एक विकल्प दे दिया सज्जन, और एक विकल्प दे दिया काला घोड़ा, और चौथे में लिख दिया उपर्युक्त सभी में विशेषण विशेष्य का जोड़ा है। तो कौन सा प्रश्न लगा के आओगे, कौन सा उत्तर लगाओगे, प्रश्न समझ में आया।
देखो फिर से समझो, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें विशेषण विशेष्य का जोड़ा है। ठीक है, पहला विकल्प दे दिया सचरित्र, दूसरा विकल्प दे दिया सज्जन, तीसरा विकल्प दे दिया काला घोड़ा और चौथा विकल्प दे दिया उपर्युक्त सभी में विशेषण विशेष्य का जोड़ा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सभी में। लेकिन जो नहीं जानेगा सच्चरित्र और सज्जन को, वो क्या उत्तर लगा के आएगा? काला घोड़ा। हो जाएगा गलत। मैंने इस तरह का प्रश्न यूट्यूब पे लगा के देख लिया था, तो 98% ने काला घोड़ा लगाया था। ठीक है, तो बस ऐसा ही है। आगे जब परीक्षक को पता चल जाएगा कि आप लोग पढ़ रहे हो, तो वो आपको लॉजिक वाले क्वेश्चन देगा, और ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको जब ये बताती हूँ ना, तो बगल में लिख लेना चाहिए, ताकि जब आप रिवीजन करोगे तो आपको समझ में आ जाए। मान लो जैसे मैंने विशेषण विशेष्य का जोड़ा बताया, तो यही बगल में लिख लेना चाहिए था कि सत प्लस जन में विशेषण विशेष्य का जोड़ा है। ठीक है, ये तब लिखने चलते हो जब मैं बोलती हूँ, है ना। ये बातें आपको समझ जानी चाहिए। ठीक, चलो, और ये ध्यान देना कि मैंने अक्सर ये देखा है कि जो मेरे समझदार बच्चे होते हैं, तो वो एकदम ये बोलते हैं कि मैम आप जैसे पढ़ा देती हो तो हमारे दिमाग में छप जाता है। तो समझदार बच्चे वही जिनका दिमाग थोड़ा सा तेज होता है, तो उनको ये बातें सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और जो हमारे एवरेज से थोड़े डाउन होते हैं, उनको ऐसा लगता है अरे सब लोग तो कहते हैं निधि मैडम इतना अच्छा पढ़ाती हैं, हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आया, है ना। तो वो बात समझ लिया करो। अब आपको लग रहा होगा कहाँ मैम हम संधि पढ़ रहे थे, और कहाँ आपने हमको यहाँ पर विशेषण विशेष्य और ये सब भी पढ़ा दिए, उपसर्ग बता दिया। तो मैं आपको यही बताती हूँ कि कुल मिला के आपके जो शब्द हैं ना, बस मुट्ठी भर हैं। बस सब अलग अलग में जब जाते हैं तो आपको वो ज़्यादा लगने लगते हैं। जैसे उज्ज्वल शब्द के बारे में बताया, उपसर्ग भी है उसमें, संधि भी है उसमें, और वर्तनी भी है। 3 टॉपिक में 3 बार पढ़ोगे तो 3 जगह लगेगा, और मैंने एक जगह बता दिया, उसी में आपको सारी चीज़ें मिल गई। तो ऐसे पढ़ना, इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। तो आपने एक बार में ही ख़त्म कर दिया सारे चीज़, है ना। चलो, अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पर। अब तीसरे पॉइंट पे आने से पहले पहले 2 पॉइंट आपको याद करवा देती हूँ। जब पहला पॉइंट देखो अपनी कॉपी में, आपने पहला पॉइंट देखा कि त का मेल च और छ से हो रहा है, तो उत्पन्न विकार त का क्या हो जा रहा है? च। और दूसरा कह रहा है कि त का मेल ज और झ से होता है, तो उत्पन्न विकार त का झ होता है। तो इसको दिमाग में ऐसे समझ लो कि ये जो त है, ये च वर्ग के साथ जाके टकराता है, ये च वर्ग है। ठीक है, तो जब ये च छ के साथ टकराता है, तो दोनों ही अवस्था में ये त क्या बन जाता है? च। ठीक है, और जब ये ज झ के साथ टकराता है, तो दोनों ही अवस्था में ये त क्या बन जाता है? ज। ठीक है, तो इससे आपको दिमाग में ये याद हो जाएगा, फिर रटना नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये च वर्ग का ही है, तो हम ये कह सकते हैं च छ में पहला वर्ण आ गया और ज झ के साथ पहला ज आ गया, इसमें परिवर्तन हो गया। ठीक है, चलो, अब इसके साथ आते हैं हम तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है कि त के बाद यदि ट ड ल, यानी यहाँ पे दिया है ट ड ल हो, तो त क्रमशः ट ड ल में बदल जाता है। इसके कहने का मतलब क्या है वो समझा देती हूँ। जब आप किताबों में देखोगे तो किताबों में इसके 3 नियम बना रखे हैं अलग अलग। मैंने इन तीनों को क्योंकि एक जैसे हैं तो एक जगह जोड़ दिया है। इसका कहने का मतलब है कि यदि ये त किसके साथ मेल करता है? ट के साथ। या ये त किसके साथ मेल करता है? ड के साथ। या ये त किसके साथ मेल करता है? ल के साथ। ठीक है, तो क्या करता है कि जब ये ट के साथ मेल करता है तो त किस में बदल जाता है? ट में ही बदल जाता है। और यहाँ जो ये ट है ये ऐसे उतर जाएगा। अब ये अगर ड के साथ मेल करता है तो ये त किस में बदल जाता है? ड में बदल जाता है, और ये ड यहाँ पर ऐसे ही उतर जाता है। और जब ये त ल के साथ मेल करता है तो ये ल में बदल जाता है, और ये ल यहाँ पर ज्यों का त्यों उतर जाता है। ये इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है, जैसे शब्द है तत्
प्लस लीन। लीन का मतलब क्या होता है? लगा हुआ, किसी चीज में लगा हुआ। तत् माने उसमें, तो ये शब्द क्या बनता है? त का मेल क्या हुआ? ल से। तो त का मेल ल से होगा तो त किस में बदल गया? ल में। यहाँ पर लीन शब्द आ गया, टुकड़ा। अब यहाँ पर जो टुकड़ा आ गया, जोड़ दो इनको, ये क्या हो गया? आधा ल और लीन। तो शब्द क्या बन गया? तल्लीन। तो तल्लीन का मतलब क्या होता है? उसमें लगा हुआ या किसी भी चीज में। जैसे मैं कहूँ कि आजकल आप लोग पढ़ाई में तल्लीन हो, मतलब पढ़ाई में लगे हुए हो पूरी तरह से। उतार लो इसको। जो छात्र कह रहे हैं कि मैम रिपीट कर दो, तो बेटा दोबारा वीडियो देख लो, आपके पास रिकॉर्डिंग है, कितनी बार भी देखो, 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार भी। अब जितने भी शब्द दिए हैं ना, इन सारे शब्दों का घर पे जाके उदाहरण, मतलब इनको ऐसे ही कर लेना जैसे हमने किया है स्वर को, तो उसे आप कर लोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। उतार लो इसको। जैसे अब इसके काफ़ी सारे उदाहरण दिए हैं, जैसे व्रत प्लस टीका, तो ट से मेल हुआ है तो व्रत टीका हो गया। तो व्रत टीका का मतलब क्या हो गया? देखो, टीका होता है किसी भी बड़ी पुस्तक का, अगर मान लो हम उसका भावार्थ लिखना चाहें या हम उसको किसी दूसरी भाषा में परिवर्तित करके लिखना चाहें या उसको समझाते हुए लिखना चाहें, तो वो टीका कहलाता है उस किसी भी ग्रंथ का। जैसे मान लो कि हम अगर जैसे शबद है या जैसे शबद के शब्द आते हैं, या हम बिहारी की सतसई लेते हैं, बिहारी सतसई, तो वो उन्होंने अपनी भाषा में लिखे हैं। अब अगर आप उनकी व्याख्या देना चाहते हैं तो उनको लिख कर आपने बना दिया, तो आप जो व्याख्या दे के देंगे तो वो उसकी टीका कहलाएगी। तो समझ में आ गया ना? मतलब उसी के बारे में जाने। क्या हो गया? समझ में नहीं आया? गाइड, हाँ, ये कह सकते हो कि जो एक तरह की गाइड होती है वो क्या है? टीका ही कहलाती है। अब उसमें आगे जोड़ दिया व्रत टीका, तो व्रत का मतलब होता है बड़ा, विशाल, तो इसका अर्थ क्या हो गया? विशाल। ठीक है। तो जैसे दिया उत प्लस लास, तो उल्लास हो गया। उल्लास मतलब खुशी को, हम आनंद को कहते हैं। तो लाश शब्द का मतलब वो लाश नहीं है ना, डेड बॉडी। इस लाश का मतलब है खुशी, आनंद। तो उल्लास, तो उल्लास हमें उसे भी कि मतलब आनंद जब वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे तल्लीन हो गया। उत प्लस लेख, तो उल्लेख हो गया। लेख का मतलब क्या होता है? किसी के बारे में लिखना, और उत मतलब उसके बारे में। तो उल्लेख क्या हो गया? किसी चीज़ को जब विशाल करके फैला के और लिखते हैं, उसके बारे में तरह तरह से बताते हैं, तो उल्लेख आ जाता है। तो ये शब्द हो गया हमारे। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो ऊपर टुकड़े होते हैं, इन टुकड़ों का अर्थ अगर दोनों का नहीं तो किसी एक मूल शब्द का अर्थ जरूर इसमें निहित होता है। ये हर जगह लागू होगा। ठीक है। और जहाँ ये लागू नहीं होता, मतलब कि वहाँ पर ये नहीं है। और अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इस समय, मैंने आपसे कहा ना कि मैं अपनी किताबें अपडेट करना चाह रही हूँ, और अपडेट करते हुए किताबें, उसमें मैं चाह रही हूँ कि ऐसे किताब बना दूं कि हर परीक्षा के लिए उनकी किताब अलग अलग हो जाए। तो उसमें मैं सारी किताबों को पढ़ रही हूँ। और अब तक मैंने क्या किया, इससे पहले मैंने जब भी किताबें पढ़ी थी, तो मैंने किताबें ऐसे पढ़ी थी, उनकी परिभाषा पढ़ ली कि उन्होंने क्या कहा है, और उदाहरण पढ़ लिया। उन्होंने जो अधिकतम उदाहरण दिए थे, मैंने उनको कभी पढ़ा नहीं था। पर अब मैं एक एक लाइन पढ़ रही हूँ, एक एक शब्द। और किताबों में जो चीज़ गलत दी है, और एक कहते हैं ना कि जो सदियों से बस कॉपी पेस्ट हो ही चली आ रही है और उसे कोई पढ़ने वाला या सुधारने वाला नहीं है, तो उन सारी चीज़ों को मैं मार्क कर रही हूँ कि ये यहाँ पे इस तरह से इन्होंने दिया है, तो मैं उन्हें मार्क भी कर रही हूँ कि यानी ये गलत है। तो ऐसे ही मैं उसमें कर रही हूँ। तो उससे मैंने देखा है कि बहुत सारे शब्द हमारे ऐसे हैं जो संधि है भी नहीं, पर जबरदस्ती की संधि पेल रखी है उसमें, और वो है नहीं, बस चल ही रहा है, चले आ रहा है, परंपरा से बस दे दिया है। तो ऐसे शब्दों को अलग कर रही हूँ।
तो जब आप लोग पढ़ेंगे या नहीं, जब एक बुक मैं लॉन्च करूँगी, आप जैसे अगर पढ़ के चले जाएं, अगर आपका ठीक है सिलेक्शन हो जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मान लो सिलेक्शन नहीं होता है तो जब वो किताब मैं लॉन्च करूँगी तो उस किताब को आप ले लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें सुधार करके आएंगी, और वो सुधार करके ऐसी चीज़ें होंगी कि जैसे मैंने भी मान लो ये उदाहरण लिए हैं, मैंने कहाँ से लिए हैं, इन्हीं किताबों से लिए हैं, तो इनमें उदाहरण दिया हुआ है, हो सकता है इनमें भी किसी में गलती हो, मैं बताऊंगी किस पॉइंट में गलती है क्या, आगे बताऊंगी यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको आगे। ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर आता है, अब इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है त के बाद। अब त के 3 नियम हमने पढ़ लिए। यहाँ तक तो हमारी संधि का एक तरह से हम घुसपैठी नियम जिसे बोल रहे हैं वो चल रहा था। अब यहाँ से हमारी संधि नियम चेंज करती है, मतलब अपना तरीका चेंज करती है। अब तरीका चेंज होता है तो उसमें क्या होता है, इसको मैंने कहा है मिसाइल नियम, ठीक है। अब ये क्या है, मिसाइल नाम दिया है। कैसे, ये अंतिम वर्ण और ये प्रथम वर्ण, दोनों वर्ण आपस में मिलेंगे, ये बदल जाएगा दूसरे रूप में और ये बदल जाएगा किसी दूसरे रूप में, ठीक है। तो दोनों ही बदल गए, ये पहला भी बदल रहा है, मतलब अंतिम वर्ण भी बदल रहा है और प्रथम वर्ण भी बदल रहा है, तो दोनों में परिवर्तन हो रहा है। तो इसको मैंने मिसाइल नियम ऐसे दिया कि अभी हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं घुसपैठिया नियम, यानी जो हमारा शत्रु राष्ट्र है वो घुसपैठ कराए जा रहा है हमारे देश में। अब देख रहा है इतने दिन हो गए, इतना लंबा समय हो गया, भारत में कोई विस्फोट नहीं हुआ है, तो उसे गुस्सा आ गया, क्रोध, आपको पता ही है धमकी देता था परमाणु बम गिरा दूंगा या मिसाइल छोड़ दूंगा। तो अब उसने ना गुस्से में मिसाइल छोड़ दी। अब वो क्या समझता है, मतलब हम ऐसे ही हैं, जैसे हमारे राजनाथ ने कहा ना कि अच्छा तुम्हारे पास परमाणु बम है, हमारे पास क्या खेलने के लिए है, मतलब हमने क्या अपने ऐसे ही रख रखे हैं। तो उसने यहाँ से मिसाइल भेजी, तो हमारे यहाँ से भी एंटी मिसाइल चली गई। अब दोनों आकाश में टकराई। अब जब दोनों मिसाइल टकराई हैं तो यानी उसने नष्ट कर दिया है, अब दोनों का मलबा बना, अब वो तो गिरेगा ही। तो जिस अवस्था में ये गया था उस अवस्था में तो नीचे नहीं गिरेगा, यानी बदल गया, और जिस अवस्था में ये गई थी तो वो भी उस अवस्था में नहीं गिरेगी, तो ये भी बदल गई। तो इसीलिए हमने इसको नाम दिया मिसाइल नियम, ठीक है। कि इस तरह से हमें पहचान हो जाएगा कि इसमें क्या होगा कि हमारे दोनों वर्ण मिलेंगे और वो दोनों ही परिवर्तित होंगे। तो हमारा नियम क्या कहता है कि यदि त के बाद तालु श हो जाता है तो त का च में परिवर्तन और श का छ में परिवर्तन हो जाता है। क्या कहना है इसका, ये कहना है कि यदि त का मेल तालु श से हो रहा है तो दोनों आपस में मिल रहे हैं, और ये जो त है च में परिवर्तित हो जा रहा है, और ये जो श है ये छ में परिवर्तित हो जा रहा है। जैसे हमारे पास उदाहरण है, शब्द दिया है हमारा उत प्लस श्वास। श्वास का मतलब होता है सांस लेना, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इस त का मेल किससे हो रहा है, स से हो रहा है, तो दोनों का मेल करेंगे तो त बदल गया हमारा च में, और ये श बदल गया हमारा छ में। अब ऊपर ये श आधा है तो ये भी आधा ही आ जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर टुकड़ा जो था वो हमने रख लिया, ये आ गया, और यहाँ पर जो टुकड़ा बचा वो रख लिया। अब इसको जोड़ के लिख दो, ये आ गया च हमारा आधा हो गया। अब छ हमारा आधा बन नहीं सकता तो इसके नीचे हल लगाएंगे, और यहाँ पर हमारा शब्द क्या हो गया, उच्छ्वास, ठीक है। ये शब्द में ये दिख रहा है ना आपको नीचे हल, ये हमारा नीचे हल है, ये लिख लो। उच्छ्वास का मतलब होता है हाँफना या सांसों का तेज गति से चलना, उच्छ्वास कहलाता है। अब देखो बहुत सारी किताबों में ये शब्द उच्छ्वास लिखा है, इसमें छ को पूरा लिख रखा है, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। लेकिन हमारे छात्र ये सोचते रह जाएंगे कि ये छ पूरा कैसे हो गया, जब ऊपर श हमारा आधा था तो नीचे छ पूरा कैसे हो गया, पर है क्या वो टाइपिंग मिस्टेक। तो इस तरह से इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना। किताब में जो लिखा होता है वो 100% सत्य नहीं होता, उसमें कुछ ह्यूमन मिस्टेक हो जाती हैं। ऐसा जरूरी नहीं होता कि लेखक ने ना लिखा हो, लेखक ने तो लिखा भी होगा लेकिन टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो।
अब जैसे शब्द दिया है सत प्लस शास्त्र, तो सच्छास्त्र हो गया, तो च का हो गया छ। अब इसमें इस स के बाद आ है तो इसमें छ के बाद आ गया, तो इसमें स्वर है तो इसमें स्वर आ गया, इसमें स्वर नहीं है तो इसमें स्वर नहीं आया है। बात समझ में आ गई? तो आगे बढ़े। अगला पॉइंट आता है हमारा कि यदि त के बाद ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। इसका कहना है कि यदि त का मेल ह से हो रहा है तो ये त बदल जाता है द में और ये ह बदल जाता है ध में। तो जैसे हम शब्द लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, उदाहरण हमारा दिया है जैसे उत प्लस हार, प्लस हार, तो शब्द हमारा हो जाता है त का मेल ह से होगा तो दोनों में परिवर्तन होगा, ये किस में बदलेगा? द में। और ये जो हमारा ह है अब इसे हम बाहर निकालें तो ये किस में बदल जाएगा? ध में। तो यहाँ पे हमारा स्वर के साथ बच जाएगा ना, ये बच जाएगा ना, पता है ना, इसमें तो किसी को कोई संदेह नहीं। अब यहाँ पे टुकड़ा ये बच गया हमारा, अब पता है ये इसे पूरा ही कर देगा, तो ये हमारा आ गया उद्धार। अब ये जो उद्धार लिखा है आप इसे ऐसे लिखो या फिर इसका संयुक्त रूप लिख दो इस तरह से, ठीक है। उद्धार, हार का मतलब होता है हार जाना, ठीक है, थक जाना। हार जाने का मतलब एक यही नहीं होता युद्ध में हार जाना, किसी भी चीज से जब हार जाते, थक जाते हैं तो उसी को कहते हैं हार। और उद्धार का मतलब हो गया कि हारे हुए का क्या करना? उत्थान कर देना। तो उत का मतलब यहाँ पे उसका विपरीत आ गया है कि उत मतलब उसे उठा दिया, तो उसको जो हार गया था उसको ईश्वर ने उठा दिया, तो उत्थान हो गया, उसका उद्धार हो गया। लिख लिया ये? चलो आगे देखते हैं। अब क्या हुआ कि ता संबंधित नियम हमारे यहाँ समाप्त हो गए। अब जो हमारा दुश्मन राष्ट्र था वो आ गया अपनी औकात पर, कहते हैं ना, वापस, क्योंकि अब उसे पता चला कि मिसाइल से भी नहीं जीत सकता, तो फिर शांत हो गया। तो फिर से वही नियम लगेगा हमारा, घुसपैठिया नियम, क्योंकि आदत से बाज आएगा नहीं वो, है ना। तो देखो ये सारी चीज़ें ना मैं हंसी मजाक में करती हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में भी आ जाए, और ये कोई सत्य नहीं है कभी आप ये सोचो कि अरे मैम हमारी सारी संधि तो बिल्कुल उसकी आदतों पे चल रही है, ये हमें पता चल गया, एक ऐसा कुछ नहीं है ना, वो तो हम बस लिंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब आता है छ संबंधित नियम। जब त ने अपने लिए नियम बनाया था तो छ जो वर्ण था वो भी बेचैन हो गया कि मुझे भी अपने लिए नियम बनाना है, तो उसने भी अपने लिए एक नियम बनाया कि किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल किसी छ से होगा तो ये इनसे पहले क्या हो जाएगा? च आ जाएगा। तो इसमें क्या हुआ है, इसको नाम दिया है मैंने संतान नियम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? संतान नियम। अब कैसे? यहाँ पे किसी स्वर का मेल किसी छ से हो रहा है तो दोनों के बीच में एक नए वर्ण का आगमन हो जा रहा है, आगे पीछे जो है ये ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पर नए वर्ण का आगमन हुआ है तो इसलिए इसको संतान नियम यहाँ पे हमने बोल दिया। तो अब देखो ये क्या कह रहा है कि यदि किसी लघु स्वर का, तो लघु स्वर में हमारा कौन सा आ जाएगा? अ, ई, उ और री, ठीक है, और साथ में क्या दिया है? आ। तो इनमें से कोई सा हमारा स्वर हो उसका मेल किससे होता है? किसी छ से। तो इनके आपस में जुड़ने पर एक नए वर्ण का आगमन होता है और वो क्या है? च। यहाँ पर जो कुछ भी है वो ऐसे ही आ जाएगा, यहाँ जो कुछ भी है वो ऐसे आ जाएगा। ये आ गया। अब देखो यहाँ पर शब्द हमारा बनता है, शब्द है हमारा स्व प्लस छंद, ठीक है। अब इसे हम ऐसे छंद लिखें या इसे ऐसे छंद लिखें,
दोनों तरीके से आता है, आपको पता है। तो अंतिम वर्ण हमारा क्या है? स्वर लघु स्वर है। इसका मेल किससे हो रहा है? छ से। दोनों का मेल होगा तो नए वर्ण का आगमन हो गया। यहाँ पर जो ये हमारा छ है, यहाँ पे हमारा क्या आ गया? ये छ आ गया। इसका टुकड़ा जो हमारा यहाँ बचा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? ये स्व आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो शब्द, ये मत कहना कि मैम अ कहाँ गया, मैंने इसको बाहर निकाला नहीं है, इसी में रख दिया है। समझ गए ना? या निकाल के बताऊँ अलग से? वो तो पता ही है आपको ना, समझ में आ गया। तो ये हमारा शब्द क्या हो गया? स्व आधा छ, और ये शब्द क्या हो गया हमारा? स्वच्छंद। स्वच्छंद का मतलब क्या हो गया? आनंद में, अपने आप आनंद में रहना या स्वतंत्र रूप से रहना। स्वतंत्र रूप में रहने में क्या है? आनंद है। देखो, छंद का मतलब होता है आनंद, और स्व का मतलब स्वयं में। तो जो स्वच्छंद है वो स्वयं में आनंदित है, और आनंदित कोई व्यक्ति कब हो सकता है? जब वो आजाद होगा, स्वतंत्र होगा, है ना? लिख दीजिए। अब मैं ये दोनों टुकड़ों का अर्थ और ये सारी चीज़ इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आप अगर शुरू से सारे शब्दों में देखें तो आप सारे शब्दों में ये पाएंगे कि ऊपर जो हमारा शब्द दिया है उसका अर्थ नए शब्द में निहित होता है। अब आप कोई भी शब्द उठा के देख लो। आज आपको होमवर्क यही करना है घर जाके कि जब जितने भी शब्द हैं, संधि आपकी जब शुरू हुई है स्वर संधि से, वहाँ से उदाहरण लेके दीर्घ संधि से लेके और अभी तक के जितने भी शब्द आपने किए हैं, देखना कि जो ऊपर शब्द दिए हैं या तो दोनों शब्दों का अर्थ या दोनों में से किसी एक शब्द का अर्थ नीचे वाले शब्द में नहीं होता है। तो ये आपको गौर करना है, और ये इसलिए करना है क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे शब्द निर्माण की विधि में ये चारों विधियों में होता है। अब हमें कुछ लोग जो हैं कहीं का कहीं जोड़ तोड़ करके कुछ भी शब्द बता देते हैं, जैसे अब इसमें आएगा, ये लिख लिया, मिटा दूं इसको? देखो यहाँ पर शब्द दिया है, शब्द दिया है स्व प्लस छंद, तो स्वच्छंद हो गया। शब्द दिया है परि प्लस छेद, तो परिच्छेद, और अनु प्लस छेद तो अनुच्छेद, वी प्लस छेद तो विच्छेद। अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि दो शब्द हैं जिनमें संधि है, वी प्लस छेद और स्व प्लस छंद। ठीक है, ये दोनों शब्द हैं जिनमें संधि है। अनुच्छेद में संधि नहीं है और परिच्छेद में संधि नहीं है, लेकिन ये हमारे हिंदुस्तान की सारी किताबों में ये शब्द रखा हुआ था। ये एक इत्तेफाक है कि आपको इसके टुकड़ों में यहाँ पर परि अंतिम में क्या मिल जाता है? लघु, और यहाँ छ मिल जाता है। तो ये जो नियम है ये आपको लगा हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब हम इसके अर्थ पर जाएंगे तो हमें इनका अर्थ नहीं मिलता। परि माने चारों ओर, छेद माने छेद करना। तो इस परिच्छेद का अर्थ क्या होना चाहिए था? चारों ओर छेद करना, लेकिन परिच्छेद का मतलब क्या होता है? पैराग्राफ। पैराग्राफ होता है। इसी तरह से अनु माने पीछे पीछे, छेद माने छेद, तो पीछे पीछे किसी चीज के छेद करना अनुच्छेद होना चाहिए था, लेकिन अनुच्छेद का मतलब क्या होता है? कोई एक नियम, या अनुच्छेद को भी हम एक पैराग्राफ से, आर्टिकल से लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भी यही आता है। तो दोनों शब्दों का, दोनों टुकड़ों का अर्थ इसमें निहित नहीं है। यह भी एक इत्तेफाक है कि इसमें अनुच्छेद इस तरह से बना है। अगर कभी भविष्य में आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न आता है कि निम्न में से विसर्ग व्यंजन संधि नहीं है, और उसमें 4 शब्दों में अगर आपको संधि दिखाई दे और उनमें से इनमें से कोई एक शब्द हो परिच्छेद या अनुच्छेद, तो ये वही शब्द होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसलिए इनको रखा हुआ है क्योंकि सब लोगों ने रख रखा है,
तो मैंने भी तब रख दिया, लेकिन जब मैं हिंदी, जब भी आपको संधि पढ़ाती हूँ और मैं जब इस अर्थ को बताती हूँ, तो हमेशा मेरे दिमाग में यही सवाल खड़ा होता है कि ये शब्द कैसे है। अब देखो दोनों शब्दों में कैसे बनता है। विच्छेद के साथ मतलब क्या होता है, विच्छेद का अर्थ तोड़ना, ठीक है। और छेद का मतलब क्या होता है, किसी चीज में छेद करना यानी तोड़ना। और वी लगा देते हैं तो उसमें थोड़ा हल्का सा परिवर्तन हो जाता है। तो विच्छेद का मतलब एक तरह से छेद करके तोड़ देना। तो इन दोनों टुकड़ों के अर्थ इसमें निहित हैं। तो हमें ये बात समझ में आ जाती है कि ये शब्द तो हमारा बना है इससे, और इसमें भी मैंने अर्थ बता दिया आपको कि किस तरह से इसका अर्थ है। लेकिन इन दोनों में अर्थ निहित नहीं होता। तो भविष्य में कभी आयोग, कोई आयोग अगर इन दोनों में संधि मानने से मना कर दे, तो मेरे पास ये लेके मत आना कि मैम आपकी किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। ये मेरी इन्हीं किताबों में लिखा हुआ है, पर आगे जो मैं अपनी किताब लॉन्च करूंगी, जो सबके लिए करूंगी, उस किताब में मैं इस तरह के शब्दों को हमेशा के लिए हटा दूंगी, मैं वहां नहीं रखूंगी। तो आपको मैंने बता दिया है, आपको इस बात को जैसे मैंने ये लिखा है इस तरह से करके भी लिख सकते हैं, ताकि आपको भविष्य में याद रहे। फिर अब अगर आपको कोई टेक्स्टबुक.com या कोई ऐसी संस्था अगर ये पूछने लग जाए कि परि प्लस छेद का संधि क्या होगा, तो परिच्छेद लगा के आना, उनके यहाँ पे आंसर लेके आने हैं आपको, तो वहां पे आंसर ले आना, ठीक है। तो वहां के लिए बना मान लेना, समझ गए। अब आता है इसके बाद हमारा म संबंधित नियम। संधि में अगला आता है अंतिम वर्ण है हमारा, जो नियम बनाता है अपने लिए म। म का पहला नियम कहता है कि यदि म का मेल क से लेकर म तक किसी भी स्पर्श व्यंजन से हो, तो म उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। अब ये क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसे समझ में नहीं आएगा। हम इसे लिखेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे, फॉर्मूले से समझेंगे इसे। इसने कहा है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, कोई म है, और इसका मेल किससे हो रहा है। कह रहा है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण म है, इसका मेल किससे हो रहा है, क से लेकर म तक। तो देखो क से लेकर म तक स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं हमारे, तो हम पांचों वर्गों को अलग अलग लिख लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। तो यहाँ लिखेंगे हम क वर्ग या च वर्ग या ट वर्ग या त वर्ग या प वर्ग, ठीक है। ये आगे अब ये कह रहा है कि यदि हमारा म जो है ये किससे मेल करता है, किसी क वर्ग से मेल करता है, तो ये जो म है ये बदलेगा, दोनों नहीं, केवल म किस में बदलेगा, क के पंचमाक्षर में बदलेगा, और क का पंचमाक्षर क्या है, ड़, ठीक है। अब ये कह रहा है, इसका कहना है कि यदि ये म किससे मेल करता है, किसी च वर्ग से मेल करता है, तो ये म किस में बदलेगा, च के पंचमाक्षर में। च का पंचमाक्षर क्या है, यहाँ, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि ये म किससे मेल करता है, किसी ट वर्ग से मेल करता है, तो इसका जो ये म है ये किस में बदलेगा, ट के पंचमाक्षर में, और ट का पंचमाक्षर क्या है, ट। फिर ये कह रहा है कि यदि ये म किससे मेल करता है, त वर्ग से मेल करता है, तो ये म किस में बदलेगा, त के पंचमाक्षर में, और त का पंचमाक्षर क्या है, हाँ। ये कहता है कि यदि ये म किससे मेल करता है, प वर्ग से मेल करता है, तो ये म किस में बदलेगा, प के पंचमाक्षर में, और प का पंचमाक्षर क्या है, म, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा यहाँ पर दिया है, यानी ये प्लस होके यहाँ जो वर्ण है वो जस के तस आ जाएंगे। ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। उतार लो इसे, फिर बताती हूँ आपको उदाहरण।
हो गया ये? चलो देखो, ध्यान दो, यहाँ पे दिया है, अब जैसे सम प्लस गति ये दिया है, इसमें हमारे इस म का मेल किससे हो रहा है? ग से हो रहा है। तो ग हमारा क्या है? क वर्ग है। तो अब ये जो आपस में मेल करेंगे तो ये म किस में बदलेगा? क वर्ग के पंचमाक्षर में। और क वर्ग का पंचमाक्षर क्या है? ड़। ठीक है, यहाँ पे टुकड़ा क्या है? स। यहाँ पे टुकड़ा, अब ये पूरा का पूरा ही उतर जाएगा। तो ये शब्द हमारा क्या हो गया? संगति। ठीक है, सड़ंगति नहीं होगा, ठीक है, अड़ा नहीं बोलना है इसको, संगति। अनुस्वार का उच्चारण देगा, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। अब इसे या तो आप ऐसे लिखेंगे हल के साथ, नहीं तो आपको पता है कि ये यहाँ पर बच्चा और बच्चे के पीछे दादाजी आए हैं, तो ये अनुस्वार में बदल सकता है। तो क्या इसे हम लिख सकते हैं? संगति तरह से कर लीजिए। हो गया ये? अब एक छात्र ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि मैम, हमारे सर ने बताया कि सम्मान शब्द जो होता है उसमें सम प्लस मान जब होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, अलग से लिखवाया है। तो फिर इसमें ये नियम कैसे लगेगा? नियम ने तो क से लेकर म तक कहा है। तो अब आप बताओ मुझे, क्या ये सही है कि कोई परिवर्तन नहीं होता? लिख लिया ये? शब्द आएगा सम प्लस मान, तो इससे शब्द बना है आपका सम्मान। तो ये कहा इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन हुआ है लेकिन दिखाई नहीं दिया। यानी इस म का मेल इस म से होगा तो म का पंचमाक्षर कौन सा होगा? म ही तो होगा। यानी ये म में ही बदल गया। और यहाँ पर ये शब्द क्या आ गया? मान, ये आ गया। अब यहाँ पे ये स आ गया, तो शब्द हमारा क्या हो गया? सम्मान। तो ऐसे कहना कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये गलत चीज है ना? परिवर्तन हुआ है। अब आपका मन कहेगा कि तो मैम ये ऐसे क्यों नहीं लिखा गया जैसे सब लिखे गए हैं? तो हमने पंचमाक्षर में ये बात पढ़ी है कि एक बच्चा एक बच्चे की देखभाल नहीं कर सकता, मतलब जब मैं आया ही है उसका पंचमाक्षर, तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस तरह से हमें, तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, तो केवल वैसे ही लिखेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है अब कि यदि म का मेल किससे हो रहा है? किसी अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन से हो रहा है। तो अभी तो म का मेल किससे हुआ था? स्पर्श व्यंजन से। अब किससे हो रहा है? किसी अंतस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन से। तो म सदैव अनुस्वार ही होता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि यदि इस म का मेल किससे हो रहा है? कि अंतस्थ व्यंजन से हो रहा है या किसी ऊष्म व्यंजन से हो रहा है, तो ये जब इसके साथ मेल करता है तो ये म किस में बदलता है? अनुस्वार में बदलता है। और यहाँ पर जो कुछ भी है वो सेम सेम उतर जाएगा। जैसे उदाहरण देखेंगे, शब्द दिया है हमारा जैसे सम प्लस रक्षक, तो शब्द हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो म है ये किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। और यहाँ पर ये शब्द हमारा रक्षक आ गया। अब हमें पता है र जो है, र से ही तो मेल हुआ था इसका। किससे हुआ था? का मेल आपस में होता, अंतस्थ व्यंजन है। और यहाँ पर टुकड़ा आ गया हमारा ये स, तो ये अनुस्वार स के ऊपर आ जाएगा मात्रा के रूप में और ये शब्द आ जाएगा। शब्द क्या हो गया? संरक्षक।
बात समझ में आ गई? यहाँ आपकी संधि समाप्त हो जाती है। कौन सी? व्यंजन संधि। ठीक है, तो व्यंजन संधि आपकी समाप्त होगी, और जब आप इनका संधि विच्छेद करने जाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे अब ये चलें, मैंने जो तरीका बताया है यानी टुकड़े तोड़ने से, हालांकि व्यंजन संधि का संधि विच्छेद बहुत रेयर ही आता है, उसे नहीं, उसमें तो यही पूछा जाता है शब्द में कौन सी संधि है, लेकिन आएगा भी तो ये इतना आसान है कि आपको जो मैंने तरीका जोड़ने से तोड़ना बनाया है, तो अगर आपको जोड़ना आएगा तो तोड़ आप यूं ही लेंगे। जैसे संरक्षण लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि एक शब्द हमारा रक्षक बनता है, तो अब यहाँ पे अनुस्वार लगाया, अब अनुस्वार को अगर हम म में बदल दें तो सम हो जाता है, तो आपको मिल जाएगा सम प्लस रक्षक। आपको पता है कि अनुस्वार कौन सा वर्ण है जो अनुस्वार में बदलता है, तो म वर्ण बदलता है, आपको पता ही है। अनुमान भी नहीं लगाना। व्यंजन संधि की सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें अनुमान भी नहीं लगाना। स्वर संधि में तो अनुमान लगाना पड़ता है, हमें वर्तनी का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन इसमें अनुमान लगाने की जरूरत नहीं, इसमें फिक्स है एकदम, जो पॉइंट है वो उसी में बदलेगा, है ना। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई। तो व्यंजन संधि हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। अब हमारी रह गई विसर्ग संधि, तो विसर्ग संधि को करेंगे हम कल की क्लास में।